India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे में हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस की सभी एफआईआर में अंतरिम बेल पर रिहा करने का दिया आदेश। एसआईटी की भंग जांच दिल्ली पुलिस करेगी नियंत्रित। किसी भी एफआईआर में अंतरिम जमानत पर रिहा होंगे जुबैर। महाराष्ट्र के सियासी संकट की सुनवाई संवैधानिक बेंच में हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किया इशारा, अगली सुनवाई तक अयोग्यता कार्रवाई पर रोक। अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल का दाखिल करने का निर्देश। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 2 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करने का दिया आदेश। राज्य सरकार ने कहा, हो गया है ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा। अब रेस्टोरेंट में देना होगा भोजन पर सेवा शुल्क। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश पर लगाई रोक। कोर्ट ने कहा, अगर आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो रेस्तरां में प्रवेश ना करें। India Legal presents Courts Roundup. तो कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद जुबैर के केस को लेकर। अट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी। वहीं जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की एसआईटी भी भंग हो गई है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इसी मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा। वो अगर चाहे तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 एफआईआर में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के सभी एफआईआर में मोहम्मद जुबैर को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने जुबैर को 20,000 रुपए की जमानत बांड पेश करने का निर्देश दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की बेंच ने ये देखते हुए आदेश पारित किया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज इसी तरह के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा जुबैर को पहले ही जमानत दे दी गई थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का पुलिस को संयम से पालन करना चाहिए। कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ एफआईआर की जांच के लिए यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी को भंग करने का आदेश दिया। पीठ ने सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ दिया और कहा कि मामले को एक जांच प्राधिकारी यानी दिल्ली पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यूपी की सभी एफआईआर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ट्रांसफर करने का निर्देश भविष्य में ट्वीट के आधार पर दर्ज की जा सकने वाली एफआईआर पर लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जुबैर दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एफआईआर रद्द करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जुबैर भविष्य में इसी विषय पर अपने खिलाफ दर्ज किसी भी प्राथमिकी में अंतरिम जमानत पर रिहा हो जाएगा। पीठ का विचार था कि जुबैर को लगातार हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है और जब दिल्ली पुलिस द्वारा जांच का हिस्सा बनने वाले ट्वीट से आरोपों की गंभीरता उत्पन्न होती है तो उन्हें विविध के अधीन किया जाता है, जिस मामले में उन्हें पहले ही जमानत दी जा चुकी है। बेंच ने कहा, एफआईआर की शिकायत ट्वीट से संबंधित है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता की दिल्ली पुलिस द्वारा व्यापक जांच की गई है, हमें उसे बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का कोई कारण नहीं मिलता। आदेश में कहा गया है,
हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता की वैकल्पिक प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर, जिसमें 6 एफआईआर शामिल हैं, दिल्ली पुलिस द्वारा जांच के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाले खेमे और एकनाथ शिंदे खेमे की याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने इशारा किया कि मामला संवैधानिक बेंच को रेफर किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी और तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। सभी पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस मामले में कई संवैधानिक मुद्दे हैं जिन पर बड़ी बेंच के गठन की जरूरत है। अगली सुनवाई में तय करेंगे कि मामले को बड़ी बेंच में भेजें या नहीं, या फिर इस मामले में क्या किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अगले बुधवार तक संवैधानिक सवाल दाखिल करने को कहा है। 1 अगस्त को अगर अगली सुनवाई होगी और तब तक अयोग्यता पर कार्रवाई नहीं होगी। सीजेआई ने कहा कि विधायक दल के नेता को हटाने की प्रक्रिया विधायक दल के अधिकार क्षेत्र में है। उस नेता को चुनने में अधिकांश सदस्यों की राय होती है। इसके जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि नेता तय करने के लिए उन्हें विधायक दल की बैठक करनी होगी, लेकिन इसके बजाय वह कहीं और बैठ गए और कहा कि नेता बदल दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि 40 लोग ये नहीं कह सकते कि वो पार्टी हैं। सिब्बल ने कहा कि शिंदे ये तय नहीं कर सकते कि वो पार्टी के नेता हैं। महेश जेठमलानी ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उद्धव ठाकरे कैंप की याचिका योग्य है या नहीं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे के लिए पैरवी कर रहे हरीश साल्वे ने कहा कि अयोग्यता के नियम शिंदे मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि अगर किसी पार्टी में 2 धड़े होते हैं और जिसके पास संख्या ज्यादा होती है वो कहता है कि अब मैं लीडर हूं और स्पीकर मानता है, तो ये अयोग्यता में कैसे आएगा। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 से अधिक फैसले हैं जहां इसे एक संवैधानिक पाप कहा है। सिंघवी ने कहा कि अभी तक शिंदे कैंप किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। सिंघवी ने कहा कि क्लॉज 4 के तहत संवैधानिक जरूरत है कि उन्हें मर्जर करना होगा। सिंघवी ने कहा कि इसमें संवैधानिकता केवल कोर्ट तय कर सकता है। इस मामले को कोर्ट स्पीकर के पास न भेजें, कोर्ट ही इस मामले को तय करे। सिब्बल ने कहा कि जिस कानून का काम दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, उसी कानून के सहारे दल बदल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीठ अयोग्यता कार्रवाई, स्पीकर के चुनाव, पार्टी विहिप की मान्यता और महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार के लिए फ्लोर टेस्ट के संबंध में शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुटों से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी श्रेणी को 27% आरक्षण देने के महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि 27% आरक्षण किस आधार पर आया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि यह जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के मामले पर कोर्ट ने आदेश दिया कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के लिए चुनाव प्रक्रिया को तुरंत अधिसूचित कर जल्द चुनाव कराया जाए। कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, इस तरह से टाला न जाए और राज्य चुनाव आयोग 2 सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई के अपने आदेश में कहा था कि जहां नोटिफिकेशन हो चुका है वहां बिना ओबीसी रिजर्वेशन के आधार पर चुनाव होगा। आज सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि आरक्षण के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूर्व के आदेश के आधार पर जहां चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वहां पर निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी। पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार अग्निकांड में दोषी दोनों अंसल भाइयों को रिहा कर दिया है। कोर्ट ने
जेल की सजा सुनाई है जो वो पहले से जेल की सजा काट चुकने के बराबर थी। ऐसे में भाइयों को रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने दोनों पर 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि दंड नीति प्रतिशोध के बारे में नहीं है, हमें उनकी उम्र का भी ख्याल रखना होगा। मामला सबूतों से छेड़छाड़ का था। अदालत ने सोमवार को अंसल बंधुओं और 2 अन्य लोगों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेटी अदालत द्वारा उनकी दोष सिद्धि को चुनौती दी गई थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने उपहार सिनेमा कांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में रियल एस्टेट कारोबारी अंसल बंधुओं को रिहा करने के आदेश दिए। उपहार अग्निकांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ मामले में उनकी दोष सिद्धि के खिलाफ अपीलों को खारिज करने के बाद अदालत ने गोपाल और सुशील अंसल को जेल की सजा सुनाई। ये सजा पहले से ही हिरासत में रहने की सजा के बराबर रखी गई है। ऐसे में अंसल बंधुओं को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने उन पर लगाए गए जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया। कोर्ट ने इन दोनों पर साजिश, आपराधिक विश्वासघात और सबूत मिटाने से जुड़ी 3 धाराओं में 3-3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने उनसे इस मसले पर कहा, कई लोगों की जान चली गई जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि दंड नीति प्रतिशोध के बारे में नहीं है। हमें अंसल बंधुओं की उम्र पर विचार करना होगा। आपने नुकसान झेला है, लेकिन उन्होंने भी नुकसान सहा है। इस मामले में अंसल बंधु सजा काट रहे हैं। साल 1997 में उपहार सिनेमा में हुए अग्निकांड में 59 लोगों की जान गई थी। एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल 8 नवंबर को अंसल भाइयों को 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। जब से वे सजा काट रहे हैं। जिला जज धर्मेश शर्मा ने अपने आदेश में हालांकि पूर्व में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुशील और गोपाल अंसल पर लगे 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश को बरकरार रखा था। इससे पहले निचली अदालत ने अंसल बंधुओं और उनके सहयोगियों को 1997 के उपहार सिनेमा आग से संबंधित एक मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के लिए 7 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस अग्निकांड में 59 लोगों की जान चली गई थी। पटियाला हाउस स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने एक अनूप सिंह को छोड़कर सुशील और गोपाल अंसल सहित सभी आरोपी व्यक्तियों की अपील खारिज कर दी। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर ही चारों को दोषी ठहराया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने नवंबर 2021 में अग्नि त्रासदी मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अंसल बंधुओं को 7 साल की जेल और प्रत्येक को 2.25 करोड़ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने अन्य दोषियों पीपी बत्रा, दिनेश चंद्र शर्मा और अनूप सिंह को समान जेल की सजा सुनाई, लेकिन प्रत्येक पर 3 लाख का जुर्माना लगाया गया। दोषियों ने बाद में मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 13 जून 1997 को हिंदी फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के दौरान उपहार सिनेमा में आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या सीसीपीए द्वारा 4 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि होटल या रेस्तरां को खाद्य बिलों में स्वचालित रूप से या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि तथ्य यह है कि विशेष रेस्तरां इस तरह के शुल्क लगाते हैं, मेन्यू पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने रेस्तरां के अंडरटेकिंग को भी रिकॉर्ड किया कि टेक अवे फूड ऑर्डर पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने प्रतिवादी से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की। यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो रेस्तरां में प्रवेश ना करें। यह अनिवार्य रूप से पसंद का मामला है। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की। यह आदेश नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा सीसीपीए द्वारा जारी दिशा निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर पारित की गई थी। सीसीपीए ने अनुसूचित व्यापार प्रथाओं को रोकने और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के उद्देश्य से दिशा निर्देश जारी किए थे। दिशा निर्देशों ने निम्नलिखित निर्धारित किया कि भोजन बिल में होटल या रेस्टोरेंट स्वचालित रूप से या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। सेवा शुल्क की वसूली किसी अन्य नाम से नहीं की जाएगी।
कोई भी होटल या रेस्टोरेंट किसी उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता के विवेक पर है। सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध उपभोक्ताओं पर नहीं लगाया जाएगा और खाद्य बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर सेवा शुल्क नहीं लिया जाएगा। एनआरएआई की याचिका में कहा गया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो रेस्टोरेंट को सेवा शुल्क लगाने से रोकता है और मौजूदा कानूनों में कोई संशोधन नहीं किया गया है जो सेवा शुल्क की वसूली को अवैध बना देगा। याचिकाकर्ता संघ ने तर्क दिया कि दिशा निर्देश मनमाना, अस्थिर है और इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। देशद्रोह मामले में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जील इमाम की जमानत की सुनवाई कड़कड़डूमा कोर्ट में टल गई है। अब कड़कड़डूमा कोर्ट 23 जुलाई को आरोपी शर्जील इमाम की जमानत पर फैसला सुनाएगा। भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी शर्जील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। हाल ही में शर्जील इमाम ने आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल में उनके साथ मारपीट हुई है। इमाम ने कहा कि उनकी सेल में 8 से 9 लोग जेल में घुस गए थे और उन्होंने उसके साथ मारपीट की। शर्जील इमाम के आरोपों के बाद अदालत ने गुरुवार को सीसीटीवी फुटेज मांगे। इसके साथ ही अदालत ने जेल अधीक्षक और औचक निरीक्षण के नाम पर सेल में गए कैदियों के रजिस्टर को भी अगली सुनवाई के दौरान मांगा है। वहीं शर्जील इमाम के आरोपों पर जेल अधीक्षक की ओर से दाखिल जवाब के मुताबिक 30 जून को वार्ड नंबर 7 ब्लॉक डी, जहां शर्जील इमाम उपाधीक्षक दीपक राणा, मंजीत नागर सहायक अधीक्षक और ड्यूटी वार्डर रवि तोमर की देखरेख में थे, जो दिल्ली जेल नियमों के अनुसार अनुमेय है। शर्जील इमाम पर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है और शर्जील को इन दंगों का मास्टरमाइंड भी कहा जाता है। इन दंगों को अंजाम देने के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत उसे आरोपी बनाया गया। इसके साथ ही उसके खिलाफ धारा 124A के तहत मामला दर्ज हुआ। इसके बाद देशद्रोह की धारा भी इस केस में जोड़ दी गई। Today the matter was listed for two things. First of all, the bail application which is pending before the court. The order on the bail application was to be decided today. And second was the application which we had moved informing the court about the assault which had taken place with Sharjeel on the 30th of June. So today the bail order could not be passed, but the arguments were heard at length. Both the SPP and the defense had presented their arguments on the bail application. That was heard, and the order on the application regarding the assault, that was kept in abeyance because the CD which was provided couldn't be played in the court and the judge had some other reservations after the lunch. So now the matter has been posted for the 23rd of July. On that date we are expecting that both the bail order as well as the order on the application would be passed by the court. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य में सभी बाल श्रमिकों के लिए बचाव और पुनर्वास सिस्टम को संस्थागत बनाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र के श्रम विभाग को नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस अनूप कुमार ढांडा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एडवोकेट गोपाल सिंह बरेथ द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने आदेश दिया, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित याचिकाकर्ता ने याचिका में संशोधन करने के लिए अनुमति की प्रार्थना की ताकि केंद्र सरकार के संबंधित विभाग को प्रतिवादी के रूप में पेश किया जा सके। मामले में नए जोड़े गए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें जिस पर उन्हें जवाब देना होगा। इससे पहले कोर्ट ने राज्य से बाल श्रम गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना की मांग की थी। एडवोकेट जनरल एमएस सिंघवी ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विभिन्न अनुपालन रिपोर्टों पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया और आश्वासन दिया कि पुनर्वास के संबंध में उठाए गए कदमों सहित आगे की समेकित अनुपालन रिपोर्ट दायर किए जाने वाले हलफनामे में शामिल की जाएगी। अदालत ने निजी प्रतिवादियों को आवेदन के माध्यम से रिकॉर्ड रखने की स्वतंत्रता भी दी। अदालत के पिछले आदेश के अनुपालन में राज्य ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस समीर जैन ने राय दी, चूंकि समिति को राज्य द्वारा पहले ही गठित किया जा चुका है, हम प्रतिवादी राज्य को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं कि उक्त समिति द्वारा
बाल शोषण और श्रम को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। इसके अलावा फर्म और इन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना भी आवश्यक है। राज्य की रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने कहा था कि पुलिस कार्रवाई में कई बाल मजदूर पाए गए और बाद में उन्हें बचा लिया गया। तो कोर्ट्स राउंडअप में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.